नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बजट की तैयारियां चल रही है पूरे देश में और सरकार पर सबकी अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है कि आखिर किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है। और इसीलिए हम सेक्टर वाइज हर दिन चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में किसको क्या मिलेगा और कितनी संभावनाएं इसकी प्रबल है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है जिसमें राघव चतुर्वेदी हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विजय कुमार बंधु हैं, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के हैं, डॉक्टर मनोज पांडे अध्यक्ष हैं लुआक्टा के, सच्चिदानंद मिश्रा जी हैं प्रदेश महामंत्री संविदा कर्मचारी संघ, और धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि हम चर्चा आज सीधे सीधे इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी इस विषय पर करना चाह रहे हैं। इस पर हर बार जब भी बजट आता है एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं इनकम टैक्स की स्लैब का होता है और सबकी नजरें होती, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। और इसलिए इस विषय की चर्चा हम सीधे राघव चतुर्वेदी से करते हैं। पैनल में वो सबसे यंग मैन नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसलिए उनका वो ज्यादा पर्सपेक्टिव जो है इनकम टैक्स का और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, आम आदमी के लिए जिसको इंतजार रहता है। तो राघव चतुर्वेदी जी जरा बताइए कि इस बजट में कितनी आपको नौकरी पेशा लोगों को बजट से उम्मीदें करनी चाहिए। नमस्कार मैम, धन्यवाद मुझे अपने विचार रखने के लिए, मौका देने के लिए। निश्चित बात है मैम, नौकरी पेशा वर्ग ही एक ऐसा पेशा है जहां पर पहले टैक्स कटता है और उसके बाद उसे सैलरी हाथ में मिलती है। अगर अपन बिजनेस सेक्टर की बात करें या प्रोफेशनल सेक्टर की बात करें, वहां इनकम कमाने के बाद जो है इनकम का टैक्स दिया जाता है। लेकिन नौकरी पेशा वर्ग ऐसा है जिसको टीडीएस कटने के बाद ही सैलरी हाथ में मिलती है। तो सीधी सी बात है, उसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती है कि क्या उसे बजट में राहत मिलेगी, क्या मिल सकता है। इसे जानने से पहले सरकार की मंशा को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज से 2 साल पहले या एग्जैक्टली 3 साल पहले, 2 साल पहले उसमें और मॉडिफिकेशन किया गया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम करके एक बाइफिरिकेशन कर दिया था टैक्स लिमिट में। सरकार का ये मानना था और सरकार के सामने एक लंबी समस्या ये थी कि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था सालाना, और कुछ छूटें दी जाती थी, जैसे एटीसी, एलआईसी कोई करवाता था, या अपने बच्चों की ट्यूशन फीस कोई देता था, या हेल्थ इंश्योरेंस कोई करवाता था। इन सारी चीजों के लिए एडिशनल रिबेट्स मिला करती थी, और तब जाके आदमी 7-7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इन बेस्ट केसेस में टैक्स से खुद को बचा पाता था। लेकिन सरकार का यहाँ ये मानना था कि लोग इन छूटों के लिए कई ऐसे फॉल्स डिक्लेरेशन देते हैं विच दे आर नॉट एलिजिबल फॉर। जैसे कि चैरिटेबल डोनेशन जो होते थे, उनमें बहुत सरकार को शंका लगती थी कि लोग पैसे दे देते हैं और बाद में बैकडोर से वो पैसे वापस आ जाते हैं। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं लिया कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की, और वहां कहा गया कि भाई 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं है। पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। तो जो 2 लाख रुपए के लिए लोग भागा दौड़ी करते थे, उसको सरकार ने सीधे सीधे पहले ही छोड़ दिया कि भाई 7 लाख रुपए तक टैक्स मत लो, लेकिन कोई छूट नहीं मिलेगी। यहां तक कहानी परफेक्ट थी। परेशानी क्या आई कि सरकार अब ये चाहती है कि कोई भी ओल्ड टैक्स रिजीम ले ही ना, जिसकी वजह से आज की स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने लंबा होम लोन ले रखा है से 20 साल के लिए, या लंबे कमिटमेंट एलआईसी में कर रखे हैं, उसको परेशानी ये आ रही है कि इन पूरे दौर में सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को कोई भी छूट देनी बंद कर दी। यानी एटीसी की जो रिबेट है वो 1.5 लाख रुपए ही है, जिसके लिए लगभग 5 साल से ये बातें चल रही है कि उसको बढ़ा के 2 लाख 2.5 लाख कर देना चाहिए। पुरानी टैक्स रिजीम में आज भी 5 लाख 1 रुपए पर भी टैक्स लगने लग जाता है। तो सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ ये है कि सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं, विच इज नॉट आई थिंक परफेक्ट। तो सरकार को करना ये चाहिए कि थोड़ा पुराने लोगों की भी सुध लेनी चाहिए, उनको भी एटीसी वगैरह की रिबेट बढ़ानी चाहिए। और न्यू टैक्स रिजीम में तो सीधी सी बात है, 10 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन लोग रख रहे हैं कि 7 लाख रुपए पिछली बार तक कर दिया था, इस बार 10 लाख रुपए तक टैक्स ना लगे, ऐसी कोई गुंजाइश सरकार को निकालनी चाहिए। जी, संभावना कितनी नजर आती है विजय कुमार बंधु जी। देखिए, संभावनाएं पर पूरी दुनिया है, आशा पूरी दुनिया टिकी हुई है और हम सब भी उसी पे टिके हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नया टैक्स आया है स्लेब, और मैं आपको बताऊं कि बचत की जो एक प्रवृत्ति बनती थी वो बिल्कुल इस नए टैक्स में खत्म कर दी गई। जबकि
अगर बचत कोई व्यक्ति करता है और अगर इस देश का नागरिक मजबूत होगा तो सरकार और देश मजबूत होगा। अगर बचत की सारी प्रवृत्ति खत्म कर दी जाएगी तो फिर आदमी हैंड टू माउथ हो जाएगा। अब जैसे अभी चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकांश लोन लेकर के घर बनवा लेता था। उसको लगता था कि चलो टैक्स स्लैब में हमें छूट मिलेगी। अब वो जो धारणा है वो टूट रही है। उससे क्या होगा? ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी टैक्स बनाता है तो टैक्स के जब घर बनता था तो उसमें तमाम सारे लोगों को रोजगार मिलता था। कहीं से सीमेंट ला रहा है, कहीं से सरिया ला रहा है, किसी को रोजगार मिल रहा है, मजदूर आ रहा है, तो वो फ्लुएंस होता था अर्थव्यवस्था में। अब वो बिल्कुल मृत हो गई। एलआईसी जैसे शानदार व्यवस्था, मैं जैसे आम आदमी जानकारी रखता है कि हो सकता है साल भर एलआईसी का एजेंट कोई बीमा ना पा रहा हो, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च टैक्स की बचत के लिए वो करा लेता था, उसका टारगेट पूरा हो जाता था। हमें लगता था चलो मजबूरी में ही हमारी बचत हो गई। उस एलआईसी जैसी शानदार व्यवस्था आने वाले टाइम में अगर यही प्रवृत्ति रही तो वहां के जितने लोग रोजगार कर रहे हैं वो संस्था, इतनी बड़ी और महान संस्था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो बचत की प्रवृत्ति को सरकार ने न्यू टैक्स व्यवस्था में बिल्कुल निरुत्साहित कर दिया है, जो अच्छा नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। क्योंकि एक आम व्यक्ति छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से, वो उसके पास बड़ा उद्योगपति तो है नहीं कि चलो हाँ लाखों हजारों करोड़ का इन्वेस्ट कर देगा। वो थोड़ा पीपीएफ में डाल देता था, वो थोड़ा एलआईसी कर देता था। नए लोग जो है जो एनपीएस में, नई पेंशन व्यवस्था में है, वो कहीं ना कहीं एनएससी वगैरह ले लेते थे। तो इसी बहाने बचत भी हो जाता था, एक अच्छी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन सरकार ने, और बहुत अच्छी बात है, मतलब सरकार के जो लोग हैं कितना दिमाग रखते हैं, ऐसा ऐसा टैक्स स्लैब बनाए हैं कि अब नया आदमी लेने को मजबूर है, पुराना लेगा ही नहीं। वो ऐसा कैलकुलेशन कर दिया गया है, चाहे 1000 का फर्क आ रहा हो, चाहे 2000 का, वो नए में कम है, पुराने में ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि आदमी उधर तरफ भागेगा। लेकिन उसके पीछे जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है, वो गैप है। और जब भारत दुनिया में आर्थिक महाशक्ति आई थी तो भारत के लोग इसलिए बच जाते थे कि जो हमारे घर में हमारी गृहिणियों की प्रवृत्ति होती थी बचत की। बचत एक बिजनेस का, या यूं कहिए कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन बचाना भी महत्वपूर्ण है। अब तो पूरी तरह से सारा पैसा सरकार के पास दे दो, सरकार जो मर्जी वो अपना करेगा, हमारी बचत हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो और जहां तक टैक्स, हर बार सरकारी कर्मचारी एकदम टकटकी लगाए देखता है कि बस टैक्स में छूट आने वाली है, आता कुछ नहीं, आज तक स्लैब नहीं बढ़ाया गया। लेकिन हर बार जो टकटकी लगाए देखता है, इस बार क्या होगा? सच्चिदानंद जी आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर मनोज पांडे जी अभी आपके पास आ रही हूँ, प्रोफेसर दिनेश कुलश्रेष्ठ उसके बाद सबसे आखिर में आज आपके पास आऊंगी। विजय कुमार बंधु जी से हमने डॉक्टर मनोज पांडे, टकटकी लगाए बैठे हुए आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी के लिए सरकार क्या कुछ करने की तैयारी कर रही है? अभी तक की बजट की तैयारियों से क्या आपको फीडबैक आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है कि सरकारों के जो काम होते हैं उनकी एक समीक्षा होती रहनी चाहिए। तो अगर हम पुराने जो सरकार के कामकाज हैं और विशेषकर हम लोग आज इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा कर लेना चाहिए। पिछले वित्तीय वर्ष में या उसके पहले के वित्तीय वर्षों में धीरे धीरे सरकार जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में काफी बदलाव भी कर रही है और बदलाव किया जा रहा है सरकार द्वारा, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार का जो फोकस है वो फोकस जो मध्यम वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, उससे अधिक से अधिक टैक्स वसूलने का है। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात कि अभी विजय बंधु जी एक बात बता रहे थे एलआईसी के बारे में, तो एलआईसी के बारे में विजय बंधु जी बता रहे थे कि भाई उससे पूरी एलआईसी की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। उसमें एक चीज और जोड़ लेने की भी जरूरत है कि एक तरफ एलआईसी से कोई छूट नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ एलआईसी पर जीएसटी भी लग गया है। यानी एक व्यक्ति जो पहले एलआईसी से छूट पाता था उसे छूट तो नहीं मिलेगी, जीएसटी उसे जरूर देना पड़ेगा। तो पहली जो डिमेरिट है अब इस टैक्सिंग सिस्टम की, जो इनकम टैक्स है, वो ये है कि अब लाभ तो मिल नहीं रहा है। दूसरी बात कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो महिलाएं होती है या आम आदमी होता है, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उद्योगपति को छोड़ दीजिए या व्यवसायिक गतिविधि करने वाले लोगों को छोड़ दीजिए, उनको रुपए के आने जाने का ज्ञान होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो व्यवसाय में लगाते हैं। नौकरी पेशा लोगों की का वेतन
फिक्स होता है, तो उनका कितना वेतन मिल रहा है और कितना टैक्स का डिडक्शन होना है, उनका एडवांस टैक्स भी कट जाता है, तो वो एक तरीके से हैंड टू माउथ ही रहता है। तो यही छोटी-छोटी जो बचत होती थी, भले ही अंडर कंपल्शन हो, क्योंकि उसका एक लाभ मिलता था, एक छूट मिलती थी, तो लोग कर लिया करते थे। लेकिन अब जो सरकार की नई पॉलिसी, जो नई इनकम टैक्स की पॉलिसी है, उसमें पिछले साल से अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम इकोनॉमिकली लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो लिबरलाइजेशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत छूट देने की ये सरकार बात सोचेगी। और तीसरा, जो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी की बात की जा रही है कि हम अब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें लगता है कि टैक्स का कलेक्शन करके सरकार अपने आंकड़ों को भी पूरा करना चाहती है। तो सरकारी कर्मचारियों को मेरे हिसाब से बहुत आस लगा के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स स्लैब में छूट मिलती थी वो बहुत मिल नहीं रही है। एचआरए की जो छूट मिलती थी वो भी बंद हो गई, तो एचआर भाई, और अगर वो लोन ले रहा है उसकी भी छूट बंद हो गई, तो तमाम चीजों की छूट बंद होती जा रही है। और मुझे नहीं लगता बहुत कि सरकार बहुत उम्मीद नहीं बढ़ानी चाहिए। आप साफ साफ कह रहे हैं सच्चिदानंद मिश्रा जी, उम्मीद अगर नहीं होगी तो सरकारों से बजट के आने का जो एक बहुत जबरदस्त इंतजार रहता है, लोग टीवी चैनल्स पर 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं कि हम बजट देखेंगे, बजट सुनेंगे, बजट में हमको क्या कुछ हासिल होगा, क्या कौन से सामान की कीमत कम होगी, किस में इजाफा होगा। और खास करके जहां से हमने शुरू किया, इनकम टैक्स में अगर कोई बहुत बड़ा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, जिसका कि यहाँ संकेत पांडे जी की तरफ से है, तो कर्मचारियों के लिए 2025 की शुरुआत कैसी? निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात आपने कही। जो मिडिल क्लास है, समाज का जो मिडिल वर्ग है, यह नौकरी पेशा से अपने पूरे परिवार का जीवन भरण पोषण करता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनके परिवार की जितनी जरूरतें होती हैं वो उनके वेतन पे जो है निर्भर करता है। लेकिन सरकार द्वारा एक तो मध्यम वर्ग में है, तमाम उनकी जिम्मेदारियां हैं, तमाम खर्चे हैं, उसको मैनेज करने के लिए ऑलरेडी पूरे महीने का एक प्लान बना के चलते हैं कि हमको इससे इस तरह से अपने अपने खर्चे चलाने हैं। सरकार का ऊपर से उस पे जो इनकम टैक्स का मामला होता है, इनकम टैक्स में छूट नहीं दिया जाता है। जो उसका स्लैब होता है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है कि अगर 10 लाख रुपए पे जितना टैक्स लग रहा है तो फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, इस तरह से नहीं होता है। 5 लाख रुपए फिर 10 लाख से 15 लाख का स्लैब लिया जाएगा, 20 लाख का लिया जाएगा। तो इस तरह का जो होता है टैक्स बढ़ाने वाला, ये मामला बहुत ही गड़बड़ होता है। दूसरी चीज ये है कि जो टैक्स वसूला जाता है कर्मचारियों से, उनके वेतन से जो टैक्स वसूला जाता है, मध्यम वर्ग का जो परिवार, जो कर्मचारी पेशा के लोग हैं, ये लोग अपने सारे खर्चे जो होते हैं उसको समेट करके सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को जो है टैक्स की भरपाई करते हैं। तो ऐसे में जहां वो कुछ भी खरीदारी करते हैं, गाड़ी लेते हैं, बच्चे की फीस जमा करते हैं, सब जगह जीएसटी की मार है। तो परेशानी का विषय तो ये है ही है। वहीं उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको तमाम प्रकार के छूट दिए जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े लोन प्रदान किए जा रहे हैं, उनको उनकी फर्मों को जीएसटी मुक्त किया जा रहा है, जीएसटी कम से कम भुगतान करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो मध्यम वर्ग के परिवार के लिए भी, कर्मचारी पेशा लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। उम्मीद तो लोग लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन अब वर्तमान सरकार द्वारा कहीं से कोई अपेक्षाएं ऐसी दिख तो नहीं रही। जी, उम्मीदें किसी को नहीं दिख रही है। ऐसे में तो प्रोफेसर दिनेश कुशेश, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ऑडियो ऑन करिए प्रोफेसर साहब। Am I audible? जी। सबसे पहले गुड इवनिंग मीना जी और मेरे सभी विद्वान साथियों। मैं सबको बड़े बेसब्री से सुन भी रहा था और समझने की कोशिश भी कर रहा था। और इतना आसान्वित होना भी अच्छी बात नहीं है, खास तौर पे मिडिल वर्ग को। अगर हम लोग मिडिल वर्ग की बात करें और भारत जैसे राष्ट्र में, तो मिडिल वर्ग की संख्या लगभग 68% के आसपास है और वो हमेशा से ही भारतवर्ष में पिसता रहा है। अब 144 करोड़ का 68% निकाल लीजिए कितना हुआ। तो ओल्ड रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ये दोनों ऐसे पेच हैं मीना जी, जिसमें कि आम आदमी और खास तौर पे जो मिडिल वर्ग है वो पिस रहा है। और मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहूँगा खास तौर से न्यूज़ 24 के
दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, कि जिस तरीके से आप टैक्स रिजीम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कितने हैं? मीना जी, आपको मैं बताऊं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की संख्या, अगर आप इनकम टैक्स के ऑफिस वेबसाइट पे जाएंगे और डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कलेक्ट करेंगे तो 2 करोड़ है। अब उस 2 करोड़ में भी 10%, 5%, 20%, 30% वाले कितने हैं? यानी कि 144 करोड़ में से कितने लोग टैक्स भर रहे हैं, पहले तो ये समझने की बात है। अब आती है नौकरी पेशा की बात। तो नौकरी पेशा वाला तो सामने दिख रहा है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स मतलब सामने है, तो उसके ऊपर तलवार चल रही है सरकार की, टैक्स लिया जा रहा है उससे। तो 2024 में भी इस टाइप की आम चुनाव होने के कारण निजी आयकर दाताओं की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दिया था। बाद में जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया और बहुत से चैनलों पे हम रहे, तब हमने देखा कि कैलकुलेशन के बाद पता लग रहा है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में केवल एक ही फर्क है कि ओल्ड रिजीम आपको जीवन जीने के लिए एक प्रिकॉशनरी मोटिव जिसको बोलते हैं, यानी कि बचत की आदत, उसको कम से कम कायम रखता है। जैसे मेरी उम्र अभी मिडिल एज पे है, 50 की अवस्था में कोई अगर आयकर दाता है तो अब उसने आज से 2-4 साल पहले, 10 साल पहले घर भी बना लिया होगा और 20, 25, 30 साल के लिए उसका होम लोन होगा, तो उस होम लोन के ऊपर अगर वो न्यू रिजीम में जाता है तो वो कहते हैं कोई टैक्स की नीड नहीं है। तो बचत की प्रवृत्ति से आप उपभोक्ता को दूर कर रहे हैं, जो कि ये उचित नहीं है। इससे इकोनॉमिक बबल आएगा, पहली बात। और उससे होगा क्या कि सारे लोग जो है ना क्या करेंगे, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो देंगे, और ना तो होम लोन की तरफ जाएंगे, ना कोई आपके आपका जो है ना हेल्थ पॉलिसीज जिसमें 25,000 का पिछली साल था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको 50,000 का हम लोग सोच रहे हैं, तो वो बढ़कर के 75,000 की उम्मीद इस बार कर रहे हैं कि होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोग देखें कि मुद्रास्फीति की जो दर है ना, यानी कि जिसको हम महंगाई की दर कहते हैं, ये खर्च करने वाली आय का बड़ा हिस्सा खा जाती है। उसका कारण ये है कि जब हम आज से 2014 में जब ये मोदी सरकार आई थी, जो वर्तमान की सरकार अभी केंद्र में है, तब क्या हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का भाव था और बाजार के अंदर तेल का क्या था और आज की स्थिति है। सीए साहब हमारे बैठे हुए हैं चतुर्वेदी जी, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स में राहत है वो इस बात को भी देख के रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन दर कहाँ जा रही है। और भले ही चाहे ठीक है कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा जो जोर पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण जो है ना उसकी सैलरी का बहुत सा पार्ट, जो चीज 100 रुपए 50 रुपए में आ रही थी वो अब 60, 70, 80 की हो गई है, तो उसका वो पार्ट उसमें ज्यादा खर्च हो रहा है। कहने का मतलब है ये, अगर लेमैन की तरह कहूँ। दूसरी चीज मीना जी मैं एड ऑन करना चाहूंगा, सेक्शन 80D में ये अलाउ करते थे कि 25,000 तक का इनको हम ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिडक्शन दे रहे हैं, डिडक्शन लिमिट 25,000 है। अब 25,000 इंडिविजुअल के लिए है, जो कि और उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 25,000 रुपए में आपको जो बीमा आजकल उपलब्ध है जो हेल्थ पॉलिसी का, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर राइडर लगाते हैं, सब लगाते हैं, तो बाकी सब तरफ तो अर्थव्यवस्था, आपकी बात जो समझ में आ रही है मुझे प्रोफेसर दिनेश कुरश्रेष्ठ, कि अर्थव्यवस्था का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो अपने हिसाब से चलता है। महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है, लोगों के खर्चे जो हैं वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, और लोगों के जो तमाम ये जो नई वक्त की जरूरत के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, गाड़ी का मतलब EMI, ये तमाम चीजें जो हैं इनका मतलब ये काफी मोटी होती जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो कम होता जा रहा है। तो ये तो जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है राघव चतुर्वेदी जी। मैम बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे जो लगता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इस 8 साल के दौरान में इस कार्यकाल के शुरुआती 2 वर्षों के बाद सरकार ने अपनी जो स्टैंड है फाइनेंस पे वो लेना स्ट्रांगली शुरू की। और जब सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम की डिक्लेरेशन की, तो उस समय ये दृष्टिकोण उनका था, जो आज भी है, कि भाई वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जिद कह लें या जो सपना कह लें जो सरकार दिखा रही है, उसके पीछे कहीं इतनी तेजी से भाग रही है कि उसके और जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उसको देखना कहीं ये इग्नोर तो नहीं कर रहे, ऐसा मेरा मानना है। हो क्या रहा है इनका जो मानस, मुझे लगता है, और सभी जो लोग जानते हैं थोड़ा फाइनेंस और टैक्स को, उनका मानना ये है,
इनका पहला उद्देश्य सरकार की तरफ से यह है कि भाई जितना व्यक्ति के हाथ में पैसा हम छोड़ेंगे उतना वो खर्च करेगा, जितना वो खर्च करेगा उससे जीएसटी का कलेक्शन आएगा, उससे फिगर्स सुधरेंगे, इकोनॉमी बूस्ट पे दिखेगी। ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही। और अगर आप देखेंगे भी तो 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, उससे पहले जब स्टेट के वैट चलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स चलते थे, उनके फिगर्स और जीएसटी के फिगर्स में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। बहुत ज्यादा कलेक्शन हर महीने लगभग एक रिकॉर्ड बना रहा है, जीएसटी इतना कलेक्ट हो रहा है। और ये तो तब है जब जीएसटी के ऑन ग्राउंड पर कोई जांच नहीं है, अधिकारियों के पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके देखेंगे जो वास्तव में जीएसटी लेने योग्य है उन्होंने लिया है या नहीं। मतलब मेरा मानना यह है कि वॉलंटरी रूप से या जो लोग फंसे हुए हैं सिर्फ वही जीएसटी को भी कंप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार को काफी रेवेन्यू मिल रहा है। तो सरकार का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसकी तरफ तो वो बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, जो सर और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो भी बता रहे थे कि बेसिकली आज वह व्यक्ति, मतलब आज से 15 साल पहले मेरी माताजी भी और पिताजी दोनों गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो जो पहले हुआ करता था वो ये था कि भाई जो इनकम होगी उसमें से सेविंग घटाने के बाद जो बचेगा वो एक्सपेंस होता था। आजकल हो रहा है इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद जो बचेगा वो सेविंग हो रही है। तो ये तो जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस की कोई लिमिट नहीं है। भाई आपको जो उठा के या संभाल के रखना है, अगर आप पहले रख देंगे तो जो हाथ में बचेगा उतना आप खर्च कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पहले खर्च कर लो कुछ बचेगा तो बचाएंगे, वो सही नहीं है। सरकार की मशीनरी पे भी प्रेशर पड़ेगा। मैं एक पॉइंट इसमें और इंक्लूड कर दूं, चलिए ये तो हो गई टैक्स स्लैब की बात। मैं तो छोटी सी बात करता हूं। आज एक व्यक्ति अगर मेरे जैसा व्यक्ति है, मीडियम क्लास व्यक्ति है, जो अपना खुद का प्रोफेशन करके या सैलरीड एम्प्लॉय कोई है जो 10-12 लाख रुपए आज के समय में, ईमानदारी से जितने आप लोग बैठे हैं सभी इस बात से सहमत होंगे कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आज की स्थिति में अगर आप बी और सी कैटेगरी शहरों में रह रहे हैं तो 1,500 से 2,000 रुपए प्रतिदिन यदि आप नहीं कमा रहे हैं, यानी 50 से 60 हजार रुपए अगर आपकी मासिक आय नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। चाहे वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन पे होगा या किसी अच्छी खाने पे होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं कि 60,000 रुपए महीने यानी बेहतर 7,20,000 रुपए साल, इस पे भी आपकी सरकार टैक्स चाहती है, क्योंकि 7 लाख रुपए से ऊपर हो गए। पहली गिनती तो ये हो गई। दूसरी चीज, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं नहीं चाहता कि सरकार पर बोझ पड़े, इसलिए मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई अगर मैं बीमार हूं तो पहले से मैं जो किस्तें भर रहा हूं उसके एवज में मेरा इलाज हो जाएगा। अगर मैं ना, ईश्वर ना करे कि कभी किसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कोई सहयोग मिलेगा। तो ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं सरकार की मदद कर रहा हूं। और फिर सरकार मुझसे क्या कह रही है, अच्छा राघव जी आप मदद कर रहे हैं, लाइए इस पर 18% टैक्स दीजिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब जब मैं आपकी मदद कर रहा हूं उस काम पर आप मुझसे 18% टैक्स मांग रहे हैं। तो ये जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाना, हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाना, तीन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, पूरे मंत्री राजस्थान घूम गए, बात हो गई, विचार हो गई, लेकिन आप उसे डिसीजन में तब्दील नहीं कर पा रहे। दिस इज नॉट फेयर। मतलब आपको नींबू भी जब हम अचार के लिए निचोड़ते हैं तो इतना छोड़ते हैं कि उसको कहीं डालें तो उसका कोई काम हो सके। एकदम ही उसका छिलका उतार लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई उपयोग होता है। जी विजय कुमार बंधु जी, आम आदमी तो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में ज्यादातर, हालांकि जो विकसित देश हैं वहां पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से इन सब बुनियादी परेशानियों से बचे हुए रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या विकासशील देशों की भी है, हिंदुस्तान जैसी, जहां मिडिल क्लास जो है वो सिर्फ पिसता है उसी नींबू के छिलके की तरह, जिसका जिक्र राघव चतुर्वेदी जी ने किया है। विजय कुमार बंधु जी, बात यह है कि एक तरफ स्थिति जो आज है और एक इससे हमें पार पाने की तरफ बढ़ना है, एक हमारा सपना है 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, और दूसरी तरफ इस सपने की हकीकत है कि हम आम आदमी और नौकरी पेशा आदमी और मिडिल क्लास 68% अराउंड अबाउट जो इस देश की आबादी है उसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी, सरकार को क्या ऐसा रास्ता निकालना चाहिए इनकम टैक्स स्लैब में इस बार? जो उम्मीदें हैं वो एक तरफ है और सरकार के प्रयासों में कितनी उन उम्मीदों के पूरा होने की संभावना है वो दूसरी तरफ है, और तीसरा सरकार का जेन्युइन प्रयास, सरकार क्या करे ऐसा? जी मैडम, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। एक बहुत शोरगुल हमने सुना, 1 नेशन 1 टैक्स। हम सबको भी, पढ़े लिखे लोग भी बड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक ही टैक्स देना पड़ेगा, अच्छा रहेगा, हम यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं वहां दे रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स। और उसका मतलब मुझे तो दुख होता है
कि भारत के नागरिकों पर टैक्स लगाने का जश्न मनाया गया, जीएसटी का जश्न मनाया गया, लेकिन तब भी आदमी खुशी खुशी या दुखी दुखी सुनता रहा कि चलो अब तो वन टैक्स देना पड़ेगा वन नेशन में। आज तक मेरे समझ में आया कि जीएसटी के आने के बाद कौन सा टैक्स हमारा कम हुआ। हम खाएं तो खरीदें, तो किताब खरीदें, कॉपी खरीदें, फीस दें, रोड पे चले, स्कूटर खरीदें, कुछ भी टैक्स 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 टैक्स। और अगर मैं बहुत साधारण फॉर्मूले में बताऊं, 28% जीएसटी है। हाँ ठीक है, अलग अलग है इसलिए मानते हैं, लेकिन हाईएस्ट तो 28% है। 28% हो और 30% इनकम टैक्स है। 28 और 30 हम पहुंच गए कहां पर, कितने परसेंट पे आ गए? मतलब अपनी कमाई का 50+ हम टैक्स के रूप में सरकार को दिए जा रहे हैं। बदले में क्या मिल रहा है? टूटी फूटी रोडें, लखनऊ जैसे शहर में बिजली गुल, मतलब क्या हमको मिल रहा है टैक्स से? और शिक्षा जैसी व्यवस्था पर, कॉपी किताब पर जीएसटी लगाना। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि 28% जीएसटी है, जो आम आदमी भी लेगा तो 28% वाली चीज खरीदेगा तो देना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट टैक्स 22% है। मतलब वहां पर लगातार घटाया जा रहा है और हमारे पे बढ़ाया जा रहा है। मैं सरकार से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कम से कम 8 लाख पर आप कहते हैं लोग गरीब हैं, आप सर्टिफिकेट बनाते हैं 8 लाख इनकम तक, तो आप 8 लाख तक खुद आप कह रहे हो क्या गरीब है, और फिर 8 लाख वाले की इनकम से आप इनकम टैक्स ले लेते हो। मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10 लाख इनको फ्री हैंड छूट देना चाहिए। 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर जो इनका सिस्टम वो बनाए, वो भी 30% बहुत होता है, बहुत होता है टैक्स। 30% बहुत। 15 लाख आदमी कमा रहा है, 30% टैक्स दे रहा है। 15 लाख की इनकम पर 15 लाख ऊपर 30% है, तो इसका 15 लाख से 1 रुपए भी हुआ 30% टैक्स दायरे में हम आ गए। हम कहते हैं इस टैक्स दायरे को बढ़ाए। एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं, दुनिया के तमाम देशों में प्रोग्रेसिव या रिच टैक्स लगाया जाता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ कमाने वाले लोग, टर्नओवर करने वाले लोग, उन पर आप रिच टैक्स लगा दीजिए, जैसे हम देते हैं। जैसे शिक्षा टैक्स पर 4% हम उपकर देते हैं, शिक्षा 4% उपकर हमको दिया था। हम जैसे साधारण व्यक्ति अगर 4% आप ले सकते हैं, तो आप रिच टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स नीचे को कम करिए, ऊपर को थोड़ा बढ़ाइए, आप उन्हें कमाने दीजिए, मैं उसका नहीं विरोध कर रहा हूं। लेकिन अगर टैक्स आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो शायद नीचे वाले को, लोअर मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाएंगे, वो इधर आया उधर चला जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जी, विजय कुमार बंधु जी ने जो सुझाव सरकार को दिए हैं, डॉक्टर मनोज पांडे, सरकार के पास सुझावों का भंडार है। बजट से पहले अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, तो हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी बातें बारीकी से सरकार के अफसरों के पास भी जरूर पहुंचती होंगी। उसके बाद भी सरकार जो फीडबैक लेती है, लोगों के सुझाव लेती है, उन पे अमल नहीं कर पाती है। क्यों ऐसा है डॉक्टर मनोज पांडे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं बंधु जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। बंधु जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, टैक्स के बारे में बताया। हमारे अगर हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी और बहुत पहले से भी एक बात टैक्स के बारे में कहा गया कि राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो ये बताया गया कि राजा को टैक्स जो है बिल्कुल उस तरीके से लेना चाहिए कि जैसे जो सूर्य है वो अपनी गर्मी से समंदर का पानी सोख लेता है, समंदर को पता भी नहीं चलता, और वो भाप बन करके आसमान में बादल के रूप में छा जाता है, फिर वो बरस जाता है और जनता को उसका फायदा मिल जाता है। तो राजा का टैक्स जो है इस तरीके का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वर्तमान लोकतंत्र में चूंकि राजा का कोई कंसेप्ट नहीं है, वर्तमान लोकतंत्र में जो सरकारें हैं, जो ट्रेजरी बेंच है, उसे टैक्स और टैक्सिंग की बात करने की जिम्मेदारी होती है, इनकम टैक्स की वो बात करता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार सुझाव तो लेती है, सरकार के सुझाव बहुत सारे आते हैं और सुझावों को सरकार अमल में नहीं लाती, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है वो एक तरह से लोगों से सुझाव तो लो। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन का बड़ा सम्मान होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेसी है वो जब आंकड़े देती है देश का, वो 5 ट्रिलियन की बात करती है, या हम विकसित कैसे बने और विकसित और विकासशील से विकसित की तरफ कैसे बढ़े, इसकी बात जब होने लगती है तो हमें लगता है कि जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, वो सबसे पहले उसका शिकार हो जाता है।
और नौकरी पेशा वर्ग के प्रति सरकारों की उतनी संवेदनशीलता नहीं होती। संवेदनहीनता की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार उतनी संवेदनशील नहीं होती है जितना सरकारों को होना चाहिए। जबकि वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा रीढ़ है वो नौकरी पेशा वर्ग है। एक दूसरा अभी बंधु जी कह रहे थे कि शिक्षा के नाम पर 4% का सेस लगाया जाता है और जो उद्योगपति है या जो बड़े लोग हैं उनको टैक्स से छूट दी जाती है, उन पर कोई सेस नहीं लगाया जाता। तो वो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि नहीं, जो उद्योगपति हैं जिनके पास बहुत सारा धन है उनके ऊपर जो रिच टैक्स की बात उन्होंने किया कि रिच टैक्स लगाया जाना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और निश्चित रूप से लगाया जाना चाहिए। और जीएसटी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी सबसे अधिक मध्यम वर्ग पर जीएसटी लगा, तो जीएसटी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर उसकी मॉनिटरिंग होगी तो जो वर्ग, जो हमारा व्यापारी वर्ग है या उद्योगपति वर्ग है जहां से जीएसटी कि अब हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि चैनल पर बात हो रही है कि चोरी हो रही है, लेकिन जो जीएसटी का चोरी शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर शायद जीएसटी ठीक हो जाए, उसका मिसमैनेजमेंट ठीक हो जाए, तो हमें लगता है कि टैक्स स्लैब में छूट देने में सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा फर्क है। बात कहनी डॉक्टर मनोज पांडे से सीख लीजिए सभी लोग। सच्चिदानंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, कह भी दिया और बोले हम नहीं कहेंगे चैनल पे, लेकिन अच्छी बात है। आपको सवाल ये सच्चिदानंद मिश्र जी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है ये होना चाहिए, सरकार को भी तो समझ में आता होगा ये होना चाहिए। ऑडियो ऑन करिए सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी के ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहा है। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ आपके पास आ रही हूँ मैं। अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी जो है उसमें ये इनकम टैक्स हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था से अगर हम कहें कि मिडिल क्लास की लाइफ लाइन है, तो ऐसे में सरकार यूं ही तो नहीं छोड़ सकती। 2025 की शुरुआत है, दिल्ली का चुनाव भी है और निर्मला सीतारमण भी ये जानती हैं कि पूरे देश की उम्मीदें उनसे टिकी हुई हैं, खास करके नौकरी पेशा लोगों की। तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सवाल यही है कि कितनी राहत मिल पाती है। जैसे 8 लाख की बात कही, 10 लाख तक अगर हम कहें 10 लाख तक, तो 10 लाख क्या इतना बड़ा फिगर है कि सरकार इसको नहीं कर सकती? क्योंकि ये बात सही है कि 10 लाख की सालाना सैलरी से भी दरअसल आजकल घर परिवार चलने आसान नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर है, किराया देना है घर का भी, गाड़ी की ईएमआई देनी है, पेट्रोल भी लगना है और भी बहुत कुछ। जी मीना जी, देखिए बहुत ही व्यापक प्रश्न आपने पूछा है। इसके लिए 76 साल लगभग हो गए हैं भारत को स्वतंत्र हुए, और अभी भी एक ही चीज लंबित है। वो लंबित क्या है कि हाउ टू इम्पोज और हाउ टू मेक द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन द सोसाइटी। अब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अभी तक जो है ना बहुत कम है। उसके पीछे रीजन ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी देश के लिए बेसिक जो है ना इकोनॉमी का आधार है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना है तो एजुकेशन की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। इस तक पर जीएसटी लिया जा रहा है, इस तक पर भी टैक्स लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छे विकसित, अगर हमको राष्ट्र बनना है, विकासशील से विकसित, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज बनना है, तो निश्चित रूप से इधर ध्यान देने की जरूरत है। 3 चीजें आपको पता है बेसिक होती है मैडम, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आज तीनों ही बहुत मुश्किल हो गई हैं। एक आम आदमी अगर ढंग से न्यूट्रिशियन खाना खाए तो उसकी थाली में क्या आ रहा है। और मकान की बात तो आप छोड़ ही दो मैडम, मकान की स्थिति तो ये हो गई है कि जिसको 1 लाख रुपया महीना अगर कमा रहा है तो उसको मकान लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर होम लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा और अगर नंबर ऑफ पेयर्स अगर नहीं बढ़ेंगे, और उसके पीछे सबसे बड़ी बात, मैंने एक सुझाव दिया था लास्ट ईयर, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पत्र भी लिखा, उसका रिप्लाई भी आया CII के माध्यम से। मैंने एक पत्र लिखा था कि जिस पे आप 30% टैक्स, या हम लोग जो है ना 20% टैक्स की बात कर रहे हैं, जो नई रिजीम में 30, 20, 15, 10, 5 इस तरीके के टैक्स स्लैब हैं, और पुराने रिजीम में 30, 20 और 5 के हैं। तो ये जो 3 स्लैब पिछले में थे और नए में 4 स्लैब बने थे जो अलग अलग परसेंटेज के हैं, क्या उनको आप कोई ऐसी योजना के माध्यम से कुछ दे रहे हैं क्या? जैसे 30% में टैक्स भर रहा हूं
तो क्या मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे एजुकेशन फ्री है क्या? मेरे लिए जीवन में कोई स्वास्थ्य के लिए कोई बीमा आप अभी मेरे को दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ टैक्स मतलब टैक्स पेयर्स का मनोबल बढ़ेगा, प्लस साथ में हम अपनी लग्जरियस लाइफ जिए। उसके लिए जरूरी है कि भाई आप अगर 20 लाख तक की या 15 लाख तक की गाड़ी आप लेंगे तो आपको इतने कम ब्याज रेट पर आपको जो है ना कार लोन मिल जाएगा, ऑटो लोन मिल जाएगा, क्योंकि आप 30% की टैक्स भर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि जो 30% की टैक्स भर रहा है वो लगातार भरे ही जा रहा है और उसको किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक सुरक्षा दिख नहीं रही है कहीं भी। तो यही कारण है कि लोग टैक्स को जो है ना अवॉइडेंस करते हैं और उसके दूसरे तरीके ढूंढते हैं। हमारे बीच में एक जो हमारे साथीगण हैं वो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस किस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया ही था कि अन्य माध्यमों को वो चुनते हैं और फिर वो टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो टैक्स को अवॉइड करता है वो हो सकता है कि वो डायरेक्ट जो इनकम टैक्स देने वाला है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सैलरी तो जग जाहिर है, बैंक में आ रही है, दिख रही है कितने आ रही है, उस पर 30% कट के आ रही है। नतीजा ये है कि टैक्स पेयर्स केवल और केवल जो 2 करोड़ का मैंने आंकड़ा मीना जी दिया है वो केवल और केवल जो है ना नौकरी पेशा लोग हैं और वो भी मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए उनका है। अगर हम देखें धन्ना सेठों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, तो सीए साहब अगले वक्तव्य में बताएं, आप अन्य कोई गण बताएं कि कितने करोड़ों में कॉर्पोरेट सब्सिडी दी जा रही है। वो सब्सिडी कॉर्पोरेट को दी जा सकती है, तो क्या आप 10, 15, 5% और 30% और 20% वाले को नहीं दे सकते क्या? उसके स्लैब के अकॉर्डिंग कि इफ यू आर कमिंग इन दी 20% स्लैब तो आपको ये वाली सुविधाएं दी जाएंगी। 30% में आ रहे हैं तो आपको मकान लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन, तो आपको 8% से जो है ना आपको 1% या 1.5% या 2% कम पे दिया जाएगा। तो लोग उसमें रुचि दिखाएंगे और निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ेंगे और टैक्स के लिए आगे बढ़ चढ़ के आएंगे। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है देश का कि 144 करोड़ की संख्या होने के बावजूद भी केवल और केवल 2 करोड़ लोग ही टैक्स को रिटर्न, ये आईटीआर भरने का आंकड़ा दे रहा हूं मैं मीना, आईटीआर वो भी भरते हैं जो टैक्स नहीं देते, वो भी आईटीआर भरते हैं, यानी कि जिसके ऊपर 0% भी आ रहा है वो भी आईटीआर भर रहा है। तो अब इसमें जांच का विषय ये है कि इसमें 30% देने वाले हैं कितने, 5% देने वाले हैं कितने, 20% देने वाले हैं कितने। मेरा विषय आप समझ गए होंगे, आंसर मेरा समझ गए होंगे कि नौकरी पेशा हमेशा करता है और वो उम्मीद इसलिए करता है कि चलो भाई मेरे को कहीं ना कहीं 2-4 हजार 10-5 हजार बाद में बच जाएं मार्च आते आते, और वो उस तरह के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन उसके बाद जब हम पाते हैं मैडम, जो हमारे अन्य साथी गणों ने भी कहा कि जीएसटी जब मिलता है हमको बाहर, यानी कि खाने की चीज पर जीएसटी, अगर हम खाने की फूड के लिए कोई भी चीज आप बाजार चले जाइए उस पर जीएसटी लगा हुआ है। आप अगर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की कोई भी फीस भरने जा रहे हैं उस पर जीएसटी, आप अगर कार के अंदर पेट्रोल डला रहे हैं, डीजल डला रहे हैं, उसके अंदर जीएसटी, आप अगर शिक्षा के अंदर अगर आप ये स्वास्थ्य के अंदर अगर आप वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल का कोई पॉलिसी ले रहे हैं उस पर जीएसटी, आप पॉलिसी अगर लाइफ इंश्योरेंस की ले रहे हैं उस पर जीएसटी। तो गवर्नमेंट को कम से कम ये, और जैसा का टर्म इंश्योरेंस की बात हमारे साथी गणों ने कहा कि उस पर भी जीएसटी है। तो अब आप ये समझिए कि इनकेस अगर ऐसा कोई नेचुरल हैजार्ड होता है या कोई ऐसी दिक्कत आती है और अगर वो सरकार की सही मायने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, जो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है या पॉलिसी ले रहा है, उस पर भी आप जीएसटी लगा रहे हैं, तो उसको निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि माननीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, वो इधर ध्यान देंगी और खास तौर पे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर लगने वाली चीजें हैं उस पर रिड्यूस करेंगी, वो सेस को खत्म करेंगी, और जो स्लैब देने वाले हैं वाकई में जो वाकई टैक्स पेयर हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं आए जिससे कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ज्यादा से ज्यादा बने। यही एक तरीका है, ये मेरी आपके सामने मेरा वक्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि मिडिल क्लास, आम आदमी पिस रहा है। इनकम टैक्स में निर्मला सीतारमन इस बात को ध्यान रखते हुए कितनी रियायत दे पाती है, टैक्स स्लैब को लेकर 10 लाख तक की आमदनी को लेकर जो चर्चा में जो हमारे खास पैनलिस्ट ने सुझाव दिया है, सरकार उस पर कितना अमल कर पाती है, सरकार के लिए कितना मुमकिन भी है, निर्मला सीतारमन इसे 7 लाख से 10 लाख तक सीधे पहुंचाने में कब तक कामयाब होंगी, 2025 के बजट में इनकम टैक्स में क्या कुछ होगा, जरूरत कितनी है, ये हमने आपको विस्तार से समझाया। हमारे दर्शकों की जरूरत, आम आदमी की जरूरत, सरकार इस पर कितना अमल करेगी और कितना करना चाहिए, इसी को लेकर हम ये
तमाम समाज से, आम आदमी से जुड़े हुए जो विषय है वो न्यूज़ 24 पर उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सुझावों पर जरूर ध्यान देगी, मिडिल क्लास की सुध लेगी, उसे टैक्स के बोझ से बचाएगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।